हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम बहुत दिनों से अवेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। और हमारी सीरीज का नाम तो आप सबको याद ही होगा, जेईई मेंस सिलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज। तो इस अगले एपिसोड में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो काफ़ी दिनों से आप में से कई लोग मैसेजेस कर कर डिमांड कर रहे थे और उसी सीक्वेंस में हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि एक ही एपिसोड में कंप्लीट कर लें, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ रिलेटेड थ्योरी भी आपको ऐड ऑन रिवाइज करवाने की इच्छा रख रही हूँ, सो दैट आपको अलग से फिर ज़्यादा लोड ना रहे कि इसके PYQs कहीं और देखें, कुछ और करें, ये कहाँ दिया वो कहाँ दिया वगैरह। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, क्योंकि मैंने बहुत पुराने से ही स्टार्ट कर दिया। 2002 मेन से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरे 2024 तक कंप्लीट करने की कोशिश पूरी है। करीब करीब 65 क्वेश्चंस का सेट बन रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 एपिसोड्स। एक एपिसोड हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन 2002 से 2018 तक। जैसे आप कुछ पुराने सेक्शन के हिसाब से कंसिडर करें कि 2002 से 2018 में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर किए जाएं रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो हम यहाँ लेंगे। और उसके बाद 2019 टू 24 हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, जो मैं इससे इमीडिएटली फॉलोअप में नहीं ऐड करने वाली हूँ। आई विल अगेन गिव यू ब्रेक कि पहले आप इसे कंसोलिडेट कर लें और फिर मैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में कभी बचे हुए क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेक्चर आपसे शेयर करूंगी। Right? So I want to give you enough time to absorb the entire theory, to go through your own theory, go through the lab manual, है ना, और ये PYQs तो हम ग्रेजुअली चलेंगे ताकि आप धीरे धीरे इसे याद करें। क्यों? क्योंकि टेस्ट है, याद करना ज़रूरी होंगे, किसमें क्या रिएजेंट डाला, कैसे डाला, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, तो आप थोड़ा थोड़ा उन्हें याद करते जाएं और रिवाइज करते जाएं, क्योंकि सिर्फ याद करने से नहीं होता है, आपको फ्रीक्वेंटली इन्हें रिवाइज भी करना होगा। अब तो क्योंकि मेंस को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपने रिविजन पर बहुत इफ़ेक्टिवली काम करना है। चलिए, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक, हमारे चैनल को आप जहां भी हो सकता है शेयर करें, प्रोपगेट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सो दैट हम लोगों को आगे बढ़ने का, मेहनत करने का हौसला आपसे इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में मिलता रहे। ठीक, आइए तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच वॉज आस्क्ड इन 2002। ये सवाल 2002 में पूछा गया था। आए देखें इसमें क्या पूछा गया था। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि जब ये क्वेश्चंस बहुत क्लोज होते हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जहां भी जरूरत होगी। आइए, अ गैस X is passed through water to form a saturated solution. The aqueous solution on treatment with silver nitrate gives white precipitate. The saturated aqueous solution also dissolves magnesium ribbon with evolution of a colorless gas. Why? Why colorless gas है? Identify X and Y. तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि X के ऑप्शंस चेक कर लीजिए। रैंडमली नहीं चलना है, हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो इनके ऑप्शंस के हिसाब से एक CO2 हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन वाटर में डिजॉल्व हो और इस तरह से कुछ नया सॉल्यूशन बना दे, ये चीज़
रिजेक्ट कर देते हैं, राइट ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हम ए, बी और सी में डिस्कस करेंगे। तो ए, बी और सी में एक्स या तो CO2 है या क्लोरीन है। हम सबसे पहले ये डिस्कस करें कि अगर CO2 को मैं वाटर में डालती हूं तो मुझे H2CO3 मिलता है, और H2CO3 को सोल्यूशन मानूं और उसमें AgNO3 डालेंगे तो Ag2CO3 मिलेगा। यस, मैग्नीशियम रिबन डालने पर इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। ये बात समझ आती है। Ag2CO3 इज नॉट अ परफेक्ट वाइट कलर प्रेसिपिटेट, पेल वाइट होता है। चलिए देखते हैं। इफ वी कंसिडर इट कि CO2 if I take as an option for X, then as per the given option Y has to be chlorine, but as per our option, our reaction, Y will then be hydrogen. So on the options A will be rejected. If X is chlorine, क्लोरीन को वाटर में डालेंगे, क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट होती है, HCl और HOCl बनाती है। ऑर्गेनिक में भी हम क्लोरीन वाटर में कैसे रिएक्शन को लिखते हैं, यूज करते हैं, वही बात है। अब इसमें हमने AgNO3 डाला तो इस बार जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो AgCl, सही। मैग्नीशियम रिबन में यहां पर भी Y जो है हाइड्रोजन है। सो क्लोरीन एंड CO2 तो खैर बिल्कुल ही गलत। सो आंसर जो है वो C आना चाहिए। ठीक, तो कैसे हमने करा, हम सारे ऑप्शंस को स्टडी करें और देखें कि कौन सा सभी सूटेबल सेट्स के लिए वैलिड है, करेक्ट है, उसे लेकर आप बढ़ेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज इट, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है अ मेटल M, तो कोई एक मेटल है, विच फॉर्म्स इट सल्फेट MSO4। MSO4 फॉर्मूला दिया है, सो इट हैज टू बी अ बाइवेलेंट मेटल। इस पर चारों ही ऑप्शन खरे उतरते हैं। मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम, इन सभी का यही फॉर्मूला सल्फेट बनेगा, विच इज वाटर सॉल्युबल। ओहो, विच इज वाटर सॉल्युबल। यहां आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर पता होनी चाहिए कि कौन से सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से नहीं है। तो फर्स्ट ग्रुप और अमोनियम सल्फेट्स कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, वैसे काफी सारे मेटल के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, सल्फेट घुल जाएगा, पर आपको कोई दूसरा प्रेसिपिटेट नजर आ सकता है ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द मेटल कटायन। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, आप पानी में डालेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट घुल रहा है, पर आपको व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट दिख सकता है ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो वो एक अलग कहानी है ना। बट एज अ सल्फेट नथिंग अपीयरिंग, तो मैं कहूंगी फर्स्ट एंड अमोनियम श्योर शॉट। ठीक, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड लेड, ये प्रैक्टिकली पूरी तरह से इंसॉल्युबल हैं। कौन? बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और लेड, ये 3 सल्फेट्स बिल्कुल इंसॉल्युबल हैं। कैल्शियम और मर्क्यूरी जो हैं, आप इन्हें स्लाइटली सॉल्युबल कहें या स्पेरिंगली सॉल्युबल कहें, ऐसी आप टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ बेरियम और कैल्शियम हमारी लिस्ट से हम बाहर कर रहे हैं। ठीक, अब मेरे पास बचा मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। क्या लिख रहा है देखो, इट फॉर्म्स ऑक्साइड MO which becomes inert on heating. It forms insoluble hydroxide which is soluble in NaOH, a hydroxide which is further soluble in NaOH. This is the property of beryllium, not of magnesium. Magnesium highly basic behavior दिखाता है, जबकि beryllium due to its diagonal relationship shows amphoteric nature, है ना। तो beryllium यहाँ आपका चॉइस हो सकता है, और वो रिएक्शंस क्या क्या यहाँ बोल रहे हैं उनको हम देखें। सबसे पहले इट इज BeSO4, ठीक, which is water soluble. It forms oxide which becomes inert on heating. Yes, BeO oxide, ठीक. It forms insoluble hydroxide which is soluble in NaOH. Yes, beryllium हाइड्रोक्साइड जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है,
ठीक, ये प्रॉपर से सॉल्युबल नहीं होगा, बट जब हम इसमें मोर एक्सेस जिसे कहें NaOH डालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो ये BeOH4 टाइम्स 2 माइनस ये वेरी लेट अनायन में जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड आंसर इज 4। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज थर्ड पर। देखें क्या है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। Fe3+ ions give deep green color precipitate with K4FeCN6। ग्रीन कलर पे थोड़ा हमें ऑब्जेक्शन है क्योंकि ग्रीन नहीं होता, इट इज Prussian blue, but is a very important reaction and the complex is extremely important. रिवाइज करें, when the solution containing ferric chloride is treated with potassium ferrocyanide solution, a blue precipitate or coloration is obtained. The color of the precipitate is Prussian blue. मोर पंख वाला जो ब्लू होता है उस तरह का अपीयरेंस होता है, शायद कुछ कुछ मेरे कुर्ते से थोड़ा सा शाइनी अधिक लेते हुए यही। It is ferric ferrocyanide and the reaction takes place as follows. यहाँ जब मैं ये रिएक्शन ले रही हूँ NCERT से, लैब मैनुअल से, इसका पर्पस ये है कि आप इसका बैलेंस फॉर्मेट भी एक बार अपनी नज़रों में एब्जॉर्ब कर लें। आजकल वो क्वेश्चन यील्ड वाले आते हैं ना, परसेंटेज यील्ड वगैरह, उसमें अगर आपने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी सवाल गलत हो सकता है, इसलिए। सो इट इज फेरिक फेरोसाइनाइड एंड रिएक्शन इज दिस, तो 4FeCl3 3K4FeCN6 फॉर्मिंग Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ठीक, एंड 12KCl इफ, सेकेंड लाइन भी, ये सेकेंड पैरा भी इंपॉर्टेंट है, इफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट मतलब K4FeCN6 इज एडेड इन एक्सेस, अगर आपने इसको एक्सेस में डाल दिया, देन अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन, ये कंपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए, KFeFeCN6 इज फॉर्म्ड एंड दिस टेंड्स टू फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विच इज अ सोल्यूबल Prussian blue एंड कैनॉट बी फिल्टर्ड। तो ये ऑप्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज हो तो आपको करेक्ट है इनकरेक्ट है पहचान में आना चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया फॉल्स। ऑन हीटिंग K+ and Ca2+ and bicarbonate ions we get a precipitate of K2CaCO3 whole twice. Of course this is false because आप इनके जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनसे आपको पहले कार्बोनेट और फिर कैल्शियम के केस में ऑक्साइड मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कोई प्रेसिपिटेट, सो दिस इज फॉल्स। मैंगनीज सॉल्ट्स गिव अ वायलेट बोरैक्स बीट टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब फ्लेम का वो हिस्सा जहां पर कार्बन एज अ सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक। और अगर बात करूं तो ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है ये आपकी यहां लिखी हुई है रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। ल्यूमिनस इज द रिड्यूसिंग फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस जहां वर्ड लिखा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो बोरैक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले बोरैक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। हम बोरैक्स को प्लैटिनम वायर पर लगाकर हीट करते हैं और जब हम हीट करते हैं तो इट बिकम्स अनहाइड्रस Na2B4O7 पाउडर फर्स्ट, ठीक, ये Na2B4O7 में चेंज होता है। और जब हम इस हीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये एवरीथिंग इज बीइंग हीटेड, जब हम इस हीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज होता है टू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक अनहाइड्राइड। तो अब वो जो हीटेड बीड होती है कलरलेस, उसमें सोडियम मेटाबोरेट है और B2O3 है। जब आप इसे इतना हीट कर चुके होते हो कि ट्रांसपेरेंट मोती के दाने जैसी दिखने लग जाए, तब हम उस तार को, प्लैटिनम या जो निकल वायर रहता है, उसको आप लेकर अपने अननोन पाउडर में लगाते हैं और यहां मैं उसको एग्जेम्प्लीफाई कर रही हूं विथ कॉपर सल्फेट। तो उसमें से ये जो B2O3 है, बोरिक एनहाइड्राइड, ये उस मेटल के सॉल्ट के साथ
ये बीड्स बनाना शुरू करते हैं, सॉल्ट बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ है क्यूप्रिक मेटाबोरेट, और ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो है ये ब्लूइश ग्रीन कलर की बीड, दाना है ना। बीड मतलब आप मोती जैसा समझ सकते हैं, चने की दाल जैसा अपीयरेंस होगा। CuBO2 होल ट्वाइस क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनाता है, SO3 रिलीज हो गई, वो कॉपर सल्फेट से आई। अब आपने कौन सा मेटल आयन लिया है उस हिसाब से ये बीड्स का रंग अलग अलग हो सकता है। देख, ये जो है एनसीईआरटी लैब मैनुअल का है, इसलिए मैं यहाँ रख रही हूँ और आपको याद करवा रही हूँ कि अगर कॉपर 2+ है तो आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब वेयर देयर इज नो carbon suspended particles and ample supply of oxygen, complete oxidation, complete combustion of carbon जहां हो चुका है, उसमें कॉपर ब्लू बीड बनाता है। कब? जब वो ब्लू जो बीड है उसको आपने पूरा गर्म करा तो वो ग्रीन अपीयरेंस दे रही है, उसको निकाल कर आप एक तरफ रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए, वो आपको ब्लू कलर का अपीयरेंस देगी। वहीं पर रिड्यूसिंग फ्लेम में मतलब जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर साइड आ जाती है तो रेड ओपेक और हॉट में कलरलेस। निकल के केस में ऑक्सीडाइजिंग में रेडिश ब्राउन एंड वायलेट, ठीक, और रिड्यूसिंग में दोनों तरफ ग्रे। मैंगनीज 2+ लोअर फ्लेम, लोअर से मेरा मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिड्यूसिंग फ्लेम, इट विल बी कलरलेस बिकॉज ऑफ Mn2+, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Mn+7 की तरफ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ऑक्सीडाइज हो गई है तो वायलेट कलर दिखाएगी। आयरन 3+ जब आपने रिड्यूसिंग फ्लेम में रखा है तो ग्रीन, पिस्ता ग्रीन Fe2+ का कलर है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मतलब Fe3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट येलो और येलोइश ब्राउन दिखाएगी। ठीक, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दिए। हाँ, आप कोई बड़ी इनऑर्गेनिक की लैब मैनुअल उठाएं, वॉगल वगैरह, तो आपको और 4 मिल जाएंगे एग्जाम्पल, वो आपको याद हो ना हो चलेगा, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 4 लैब मैनुअल एनसीईआरटी में गिवन है ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करके ऐसे ऑप्शंस बन जाएंगे। तो मैंगनीज सॉल्ट गिव्स अ वायलेट बोरैक्स, हाँ देती तो है, बट इन रिड्यूसिंग फ्लेम नो, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो सकती है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो बाय सिंपल लॉजिक 4th हैज टू बी द आंसर, बट जरा चेक तो कर लें। फ्रॉम अ मिक्स्ड प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl and AgI, ammonia solution dissolves only AgCl. This is true because AgI is insoluble in ammonia, है ना। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड भी हम अगर ले लेते हैं अमोनिया तो AgI का डिसोल्यूशन नहीं देखा जाता है। AgCl और AgBr बिल्कुल दे डिसॉल्व। सो आंसर करेक्ट के लिए सुटेबल इज 4। ठीक, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन व्हेन a solution of potassium chromate, okay, potassium chromate is K2CrO4, is treated with an excess of dilute nitric acid. नाइट्रिक एसिड से आपको लग सकता है इज इट हियर फॉर ऑक्सीडेशन? आंसर इज नो, बिकॉज इन K2CrO4 itself chromium is already in N+6 oxidation state, highest possible for chromium. तो होता क्या है? तो देखिए क्रोमेट जो है K2CrO4, इट इज दिस, ओके। ये K+, अगर मैं ये कहूं कि ये इस तरीके से मैंने लिखा, अब इसमें जब H+ डाला गया तो ट्वाइस H+, ओके। इस तरह से जब मैंने इसमें H+ डाला तो सबसे पहले ये मैं आपको समझाने के उद्देश्य से लिख रही हूं, ये बन जाएगा H2CrO4। और अगर ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में डिहाइड्रेट करते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन ही ये पॉसिबल भी है। ठीक, ये बेसिक कंडीशन में हो भी नहीं सकता, ये एसिडिक कंडीशन में ही होने वाली रिएक्शन है। तो H2O हटा और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ये H2Cr2
O7 में चेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक, H2Cr2 O7 में चेंज आ गया, और मतलब डाइक्रोमेट, क्रोमेट इज नाउ इनटू डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट जब ये बन रहा है तो आप देख सकते हैं साथ में क्या बना, साथ में वाटर एलिमिनेट हुआ है। ठीक, आइए हम पहले इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को एक बार देख लें। एनसीईआरटी कैसे लिख रहा है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। The oxidation state of chromium in chromate and dichromate both is same and is +6। दोनों में सेम भी है और कितनी है, +6। तो ये जो क्रोमेट है एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट एनायन में चेंज होता है, और डाइक्रोमेट को अगर आपको बेसिक मीडियम में दे दे तो क्रोमेट में चेंज होता है। हमें कलर भी पता होने चाहिए। ये जो डाइक्रोमेट होगा, ये जो डाइक्रोमेट होगा ये आपको ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर देगा, और जो क्रोमेट है ये येलो। तो आपको कलर्स में भी इस सवाल को फ्रेम किया जा सकता है कि मीडियम में एसिड ऐड किया तो येलो से ऑरेंज हो गया, और ऑरेंज सोल्यूशन था उसमें अल्कली ऐड करी तो वो येलो में चेंज हो गया ड्यू टू दिस इंटर कन्वर्जन। आइए यहाँ देखें ऑप्शंस। विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो व्हाट वुड हैपन, Cr3+ एंड डाइक्रोमेट, बिल्कुल नहीं, रिडक्शन कैसे हो जाएगा, क्रोमियम +6 विल रिमेन +6। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, उसका यहाँ क्या लेना देना रिडक्शन से। डाइक्रोमेट इज रिड्यूस्ड, इम्पॉसिबल। ठीक, डाइक्रोमेट एंड वाटर आर फॉर्म, दिस इज करेक्ट। डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइज टू +7 ऑफ क्रोमियम, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 2+ विथ कॉपर इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस। यस, बिल्कुल सही है। अगर कॉपर 2+ है और मीडियम में अमोनिया आपको अवेलेबल होती है तो कॉपर डेफिनेटली फॉर्म्स टेट्रा अमीन क्यूपरेट, इस तरह के आयंस है ना, विथ कॉपर आयंस इन अल्कलाइन बट नॉट इन एसिडिक सोल्यूशन। वेल, अगर आप मीडियम को एसिडिक कर देंगे तो एक नई रिएक्शन शुरू हो जाएगी। इफ यू ऐड एसिड, दिस अमोनिया विल बी डूइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड विल बी कन्वर्टेड टू अमोनियम आयन। जब वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई तो वो कॉपर 2+ को लोन पेयर देकर कॉम्प्लेक्सेशन कैसे कर पाएगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन एसिडिक सोल्यूशन हाइड्रेशन, नो, नथिंग। इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट्स विथ अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मिंग NH4+ ions and thus ammonia molecules are not available. This is true statement. This is what happens. In alkaline solution, insoluble copper hydroxide is precipitate. नहीं, ये तो गलत है ही, इससे थोड़े ना कुछ फर्क पड़ता है। मतलब वो that precipitate is brought back into solution by the complexation। तो उसका इस acidic medium के behavior को explain करने का कोई लॉजिक नहीं है। 4th point, copper hydroxide is an amphoteric substance, that is also untrue। So answer for this is second option, answer is 2। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। excess of Ki reacts with CuSO4 solution and then Na2H2O3 hypo solution is added to it. Which of the statements is incorrect? सबसे पहले हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है for this reaction। I must say कि ठीक है, ये 20 साल पुराना सवाल है, बट ये आज भी आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को ध्यान दें, आज भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी ये रिएक्शन। ये सब एनसीईआरटी की ही कटिंग्स हैं। ठीक, हमें इनकरेक्ट देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि सारे के सारे कॉपर हलाइड्स जो हैं, ठीक, वो आपको मिलते हैं ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। आपको CuCl2 मिलेगा, आपको CuBr2 मिलेगा, आपको CuF2 मिलेगा, एक्सेप्ट द आयोडाइड। लेकिन कॉपर का आयोडाइड +2 ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दिस केस कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजेस I- to I2।
तो कॉपर का 2+ का अगर आपके पास सोल्यूशन है और आपने उसमें KI डाला तो आपको रिएक्शन मिलेगी Cu2I2, और ये मैं बता दूं ये वाइट प्रेसिपिटेट है। और आयोडीन जो है ये भी इंसॉल्युबल होगा, है ना, ये KI के साथ मिलके आपको वायलेट कलरेशन देगा। तो आपको एक अजीब सा अपीयरेंस होगा मटमैले सोल्यूशन का। क्यों? उसमें Cu2I2 भी है और उसमें वो वायलेट सोल्यूशन भी है, क्योंकि आयोडीन KI के साथ KI3 बनाए हुए है। अब आपने इसमें जब हाइपो डाला तो ये जो आयोडीन है ये हाइपो के साथ रिएक्ट करके ये KI, या यूं कहूं I2 इज कन्वर्टेड टू I माइनस, एंड this S2O3 2- will be converted to S4O6 2-। ठीक, Na2S2O3 is converted to Na2S4O6। अब जब आयोडीन का कलर चला जाएगा, वो वायलेट वाली चीज जो उस वाइट प्रेसिपिटेट को मटमैला अपीयरेंस दे रहा था वो चला गया, तो आपको क्लियर वाइट प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस नजर आएगा। चलो देखते हैं इनकरेक्ट, गलत। Evolved iodine is reduced. Evolved iodine is reduced to I-। This is correct, तो इसको ट्रू मार्क करती हूं। ठीक, Cu2 is formed. Cu2 तो कहीं बना ही नहीं, Cu2 तो ये तो फॉल्स है और इनकरेक्ट है, तो आंसर 2 होना चाहिए। बाकी पढ़ लें। Na2S2O3 is oxidized. Well, yes, क्योंकि यहाँ सल्फर +2 होता है और मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की बात कर रही हूँ। इंडिविजुअली सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस तरह से एवरेज, ये डेसिमल वाली तो होती नहीं है। ओके, सो मैं एवरेज वाली बात कर रही हूँ। वरना Na2S2O3 में जहां तक मुझे याद है एक सल्फर की है +4 और एक सल्फर की है 0, और S4O6 2- में 2 सल्फर की है +5 और 2 सल्फर की है 0, तो इसलिए 10/4 ये 2.5 और वो 4/2 +2 एवरेज आउट होती है। बट एनी हाउ, from +2 to +2.5, yes, it is oxidized. This is true. And Cu2I2, as I told, yes, copper is reduced and iodine is oxidized. So this is true. So सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए आंसर करेक्ट हुआ इसका 2, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। अगला सवाल, calomel on reaction with NH4OH gives. Now what is calomel? Calomel is a solid precipitate of mercury. ये है आपका calomel। इलेक्ट्रोड की तरह से भी यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने इसका जिक्र सुना होगा। calomel इलेक्ट्रोड, ये नाम बड़ा कॉमन है। तो Hg2Cl2 को जब हम अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल गिव द सेम थिंग। ओके, वही चीज आपको देखने को मिलती है। तो Hg और HgNH2Cl अगर आप यहां देखें तो ये मर्क्यूरी +1 is going to 0 and to +2. So basically there is disproportionation of mercury +1. One part is getting reduced to 0 and one part mercury is getting oxidized to +2. तो ये चीजें बनती हैं। ओवरऑल ये ब्लैक प्रेसिपिटेट के तौर से अपीयर हो रहा होता है। ठीक, मर्क्यूरी 0 and HgNH2Cl. HgNH2Cl is towards it is not that black, it is towards whitish, but वो सब मिलकर तो काला ही नजर आता है। तो क्या बनेगा यहाँ? ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो ये है मर्क्यूरी +1 का रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं है। आंसर इज HgNH2Cl। आंसर इसका था फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला है? इट इज Mg3N2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर की हमें कहा गया है कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं उसे HOH लिखना पसंद कर रही हूं H2O की जगह। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस होगा इसका, सिंपल है ना। और मैग्नीशियम के पास क्या जाएगा? OH, और नाइट्रोजन के पास अमोनिया। सो हम डायरेक्टली एक्सपेक्ट करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए। 3 मैग्नीशियम है, ठीक, तो 3 MgOH ट्वाइस, 2 नाइट्रोजन है तो 2 मोल्स ऑफ
अमोनिया बनना चाहिए, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। हम बैलेंस वाटर को लेकर कर लें, इट डायरेक्टली अपीयर्स कि OH मुझे 6 चाहिए, तो दिस इज हाउ आई बैलेंस। हमसे पूछा है क्या बना है, 2 मोल ऑफ HNO3, नो। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यस, ये बना है। 1 मोल ऑफ HNO3, 1 मोल ऑफ अमोनिया। सी 2 and 3 ऑप्शंस, मतलब इन्होंने भी हमसे बैलेंस रिएक्शन की डिमांड की है। आंसर इज सेकेंड। ठीक, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑन हीटिंग LiNO3 विल बी, लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा? वेल, अगर आप कभी मेरे क्वालिटेटिव एनालिसिस कोर्स में रहे हो तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितने भी ऑक्सीसॉल्स हैं इनकी हीटिंग ज़रूर याद रखें, इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशंस को डिकोड करने को, देने के लिए सवालों में। तो नाइट्रेट्स को जब आप हीट करते हैं, दिस इज फ्रॉम आवर लेक्चर नोट्स, तो फर्स्ट ग्रुप के जो नाइट्रेट हैं, एस ब्लॉक के अल्कली अर्थ मेटल की बात कर रही हूं, दे आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। उनको आप अगर गर्म करेंगे तो वो ऐसे इजीली नहीं होंगे, बट अगर आप स्ट्रांग हीटिंग करते चले जा रहे हैं, बट ऑन स्ट्रांग हीटिंग दे do not form oxide like the other oxysols, but they form nitrites. ठीक, ये नाइट्राइट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। Why except lithium? Diagonal relationship with the second group. Okay, lithium has diagonal relationship with magnesium. चलिए, तो सेकेंड A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जब बात करें, और बाकी के भी जो नाइट्रेट्स होंगे जैसे कि लेड का, जिंक का, इन सब की भी बात अगर करी जाए तो इनको अगर आप हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड NO2 और O2। ठीक, अब सवाल है O2 क्यों आ गया? क्योंकि जब आप नाइट्रेट की हीटिंग कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है फ्रॉम +5 to +4, मतलब देयर हैज बीन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसी का तो होना ही चाहिए, वो हुआ ऑक्सीजन का फ्रॉम -2 to 0। ठीक, तो सेकेंड ग्रुप एंड अदर्स, उनकी हीटिंग में आपको क्या क्या मिल रहा है? ऑक्साइड, NO2 एंड O2। सिल्वर एंड मर्क्यूरी स्पेशल केसेस बिकॉज दे डायरेक्टली गेट रिड्यूस टू देयर मेटल्स। सिल्वर मेटल, NO2 और O2, क्यों? क्योंकि उनके केस में ऑक्साइड्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं, लिबरेटिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मेटल। नाउ दिस लास्ट पॉइंट, फोर्थ, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? जरा इसे देखें ध्यान से। ठीक, इसमें क्या है? अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बन रहा है, और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो N2। इसे मैं आपको याद करने का सजेशन दूंगी बाय एक सेम एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन इन कटायन, नाइट्रोजन अनायन, नाइट्रोजन इन कटायन, नाइट्रोजन इन अनायन। आप उन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज करके प्रोडक्ट्स को बना लीजिए, मतलब -3 +5, 2 नाइट्रोजन है, एवरेज आउट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। सो प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए +1, सो द आंसर इज लाफिंग गैस N2O। और अमोनियम नाइट्राइट में -3 +3, नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज आउट होकर आ रही है 0, इसलिए एलिमेंटल नाइट्रोजन लिबरेट हो रही है। ठीक, तो लिथियम किसके जैसा बिहेव करेगा? मैग्नीशियम के जैसा। और मैग्नीशियम में क्या क्या बन रहा है? ऑक्साइड, NO2 एंड O2। तो यहां पर आ जाते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है? हमने डिसाइड किया है कि लिथियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो Li2O, राइट, NO2, of course 2 molecules here also, ठीक, and O2, I guess this should be half, 6, right? So 4, 5 and 6, yes, Li2O, 2 NO2 and half O2. So NO2 will be appearing as a brown color gas. खैर,
इन सभी चीज़ों को लेते हुए जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो है 2. सो आंसर इज 2. ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट. Which of the following on thermal decomposition yields a basic as well as an acidic oxide? खैर अभी अभी हमने जो चीज़ें लिखी हैं या पढ़ी हैं, नाइट्रेट्स की हीटिंग सबसे पहले इसी का केस आया. -3 + 5 मतलब N2O बनेगा एंड H2O. कंफर्म कर लिया जाए, N2O एंड H2O, राइट. सो इट हैज़ N2O, but it is not a basic oxide and neither is this an acidic oxide. So ये आंसर नहीं हो सकता. If I go to NaNO3, NaNO3 में अभी अभी हमने बात करी हीट करेंगे तो NaNO2 एंड ऑक्सीजन रिलीज होगा, नॉट सॉल्विंग अवर पर्पस. KClO3 को आप हीट करेंगे, आपको KCl + 3/2 O2 मिलेगा, कैंसल. CaCO3 अगेन लाइम, इसको जब हम हीट करते हैं आपको CaO और CO2 मिलता है. सो यू डेफिनेटली हैव गॉट एन एसिडिक ऑक्साइड एंड CaO मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड बना. एंड दस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4. आंसर इज 4. Moving to next question, the correct statement, हमसे correct statement पूछा जा रहा है for the molecule CSI3 is. CSI3 is basically cesium +1 and I3- polyvalent anion है ना, polyhalogen anion है. It contains cesium 3+ and I-. No, it is covalent. It contains cesium plus I-. No, it contains cesium plus and I3- ions. So answer is 4. 4th is the correct answer. Moving to next question. A metal M on heating in nitrogen gas gives Y. Y on treatment with water gives a colorless gas which when passed through CuSO4 solution gives a blue color. Y. Okay. CuSO4 के साथ ब्लू कलर बनाना, ठीक, और मेटल ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस, मतलब जो भी चीज़ है वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है. Y on treatment with H2O gives a colorless gas which when passed through CuSO4 solution gives a blue color. Y. तो ये क्या हो सकती है? ये अमोनिया हो सकती है, राइट. ज़रा लिखें हम. तो अगर ये अमोनिया है तो हमें पता है कि CuSO4 के साथ ये टेट्राअमीन कॉपर 2+ का ब्लू सॉल्यूशन बनाएगी, ये हमें पता है, ठीक. मेटल M on heating in nitrogen, probability is जैसे मैग्नीशियम, इसको जब हम हीट करते हैं तो Mg3N2 बनता है. सो गैस गिव्स Y. सो Y ये होना चाहिए, ठीक. एंड Y on treatment with water, यस, अभी मैंने आपको बताया था ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया रिलीज करता है, ठीक. विच when passed through CuSO4 gives a blue color. So Y is identified to be Mg3N2 and therefore answer for this is 3rd. Coming to next question. Potassium dichromate when heated with concentrated sulfuric acid and a soluble chloride gives brown red vapors of. Very, very important test. It is called chromyl chloride test. ठीक, हम क्या करते हैं, हम ड्राई NaCl ड्राई K2Cr2O7 इन दोनों को मिक्स करते हैं और उसमें फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं,
जब हम ये ऐड करते हैं तो KHSO4 के साथ ये जो क्रोमाइल क्लोराइड की फ्यूम्स बनती हैं, ये होती हैं रेड ब्राउन फ्यूम्स। कई बार आपको इन्हें ऑरेंजिश भी लिखा हुआ मिलेगा कि ऑरेंज फ्यूम्स मिली हैं। ये दोनों इन्हीं के लिए इस्तेमाल होने वाले कलर्स हैं। इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, कितनी बनी है। डेंसिटी ज्यादा होती है तो रेडिश ब्राउन अपीयर होती है, डेंसिटी कम होती है तो ऑरेंज। ठीक, पर ये दो कलर आपको मेंशन में जिक्र में दिखेंगे, NaHSO4 एंड वाटर अलग हुआ। अब आप देखिए, soluble chloride gives brown red vapors, so the answer is CrO2Cl2. CrO2Cl2 ये वेपर्स बनी हैं। ये जो वर्ड है सॉल्युबल क्लोराइड, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सोल्यूशन ले रहे हैं NaCl का। नहीं, सॉल्युबल इसलिए कि वो क्लोराइड जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब दे आर हाईली कोवलेंट, दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन लाइक मर्क्यूरी का क्लोराइड। ठीक, तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे क्लोराइड जो सॉल्युबल हैं उनके साथ आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसका ये नहीं है कि वो सोल्यूशन ले रहा है, कंडीशंस इसकी टोटली अनहाइड्रस रखी जाती है। और ये भी आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगले सवाल पर आते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट for the identification of calcium, barium and strontium ions in group 5. ग्रुप 5 में हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग मिक्सचर एनालिसिस बिकॉज ग्रुप 5 इज BSC, मतलब बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। इसके बाद आता है ग्रुप 6 विच इज मैग्नीशियम 2+। अब हमें बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम में जब हम बेस डालते हैं तो हम इनका प्रेसिपिटेशन जो करवाना चाहते हैं वो कार्बोनेट के तौर से करवाना चाहते हैं, है ना। हम मेटल, BSC को मैं M लिख रही हूं, हम चाहते हैं इनका मेटल कार्बोनेट के तौर से प्रेसिपिटेशन हो जाए, और इसके लिए हम यहां अमोनियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बट हम ये नहीं चाहते हैं कि ज्यादा हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, है ना, और हम मैग्नीशियम का भी प्रेसिपिटेशन यहां करवा लें। अब बोले वो कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर आपने पूरा याद हो आपको तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ हम इसमें थोड़ा बहुत अमोनियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं ताकि कार्बोनेट कुछ सप्रेस्ड ही रहे। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट अगर मैं पूरी तरह से डाल दूं तो उसे मैं सप्रेस नहीं कर सकती, और जब मैं उसे सप्रेस नहीं कर सकती तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट जो मीडियम के अंदर है वो KSP ऑफ मैग्नीशियम को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो क्या हम चाहते हैं कि मैग्नीशियम 5th ग्रुप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए? नहीं, सो वी डोंट वांट दैट, मतलब हमें कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है। आइए हम पढ़ते हैं। तो सोडियम आयंस विल रिएक्ट विद एसिड रेडिकल, नहीं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयंस इज केप्ट वेरी लो। वेरी लो तो हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। सो मैग्नीशियम आयंस विल ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटेड, इसका हमें डर है, सिर्फ हम इसी की वजह से पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। सोडियम आयंस विल इंटरफियर विद द डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम, बेरियम, नो, दैट इज सर्टनली नॉट, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। द सिंपल रीजन इज कि मैग्नीशियम का हमें प्रेसिपिटेशन नहीं चाहिए। आंसर विल बी 3rd। मैग्नीशियम का कार्बोनेट के तौर से तो प्रेसिपिटेशन हो ही सकता है, वो तो है ही, लेकिन जब हम इस मीडियम में Na2CO3 डालते हैं और कंडीशन एक्वस होती है, pH अल्कलाइन होना शुरू होता है, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के भी सस्पेंशंस बन सकते हैं बिसाइड्स कार्बोनेट। सो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रेसिपिटेशन हो, और इसलिए हम मीडियम को अमोनियम कार्बोनेट से प्रेसिपिटेट करवाते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
सो क्या है अगला सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत हमें बताना है. Fe2 plus iron also gives blood red coloration with SCN. Yes, NCERT, ये भी NCERT लैब मैनुअल से ये Fe3 plus SCN, FeSCN2 plus blood red coloration. So this is correct. ये तो true हो गया, आंसर नहीं हो सकता. Cupric ion reacts with excess of ammonia solution to give a deep blue color. अभी हम इसी लेक्चर में 2 बार कर चुके हैं. Cupric is Cu2 plus. This is again a correct option. Fe3 plus ion give blood red color with SCN ion. Oh, there is a difference. So देखिए, this was false क्योंकि ये Fe2 plus लिखा है और ये है हमारा true क्योंकि हमें Fe3 plus यहाँ दिया हुआ है. Answer is first. Anyhow, fourth तो कर लें. On passing H2S into Na2S ZnO2 solution of white precipitate. Yes, बिल्कुल करेक्ट. White zinc sulfide या white precipitate as sulfide और ZnO के लिए yellow when hot and white when cold. ये 2 कॉम्बिनेशन जिंक की इतनी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि आपको इतनी सी हिंट मिलते ही जिंक की तरफ दौड़ जाना है. ठीक, तो इन सभी में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट. आंसर इज फर्स्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट. Copper 1 compounds are colorless except where color results from charge transfer. That is a true statement. Why? Because copper की oxidation state है, electronic configuration है 3d10 4s1. तो कॉपर +1 है 3d10 4s0. नो unpaired electron in D. So there is no electron-electron transfer for generation of color. So yes, they should be colorless. Copper +1 compounds are diamagnetic. Again, no unpaired electron. So this statement is also true. Cu2s is black in color. That is again true. Cu2s +1 की है लेकिन सल्फाइड जो है black होता है. Cu2O is colorless. This is false because Cu2O, copper 1 oxide, is like this. It is red. It is red color कंपाउंड व्हेन सॉलिड. इस तरह का अपीयरेंस. और नहीं तो फेलिंग बेनेडिक्ट में तो हम बनवाते हैं ना ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, यही तो है वो. आप ईंट को अगर क्रश करेंगे तो इसी तरह का अपीयरेंस आएगा, इसलिए आप ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट मेंशन करते हैं फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंफर्मेशंस. बढ़ते हैं अगले सवाल पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो अगर कोई चीज एजेंट का बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो खुद का क्या होना चाहिए? रिडक्शन. नाइट्रोजन हियर इज इन +5. यस, इट कैन बी रिड्यूस्ड टिल -3. सो इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड. नो, -1 से 0, अब और नीचे तो ये कहीं जा ही नहीं सकता. सो इट कैनॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग agent and thus answer for this question has to be 2. ये तो K2Cr2O7 famous oxidizing agent +6 to +3 सल्फर -2 में जा सकता है. It can act as an oxidizing agent and itself getting reduced to -2. So answer is iodide. It cannot act as oxidizing agent. Question number next. Consider the following equilibrium. AgCl अमोनिया डालने पर AgNH3 सिंगल प्लस कॉम्प्लेक्स विच इज सॉल्युबल +Cl माइनस. white precipitate of AgCl appears on adding which of the following? Certainly if the medium is made acidic, this ammonia will be gone and equilibrium will go backward. ठीक, आइए जरा लैंग्वेज ऑफ आपकी लैब मैनुअल वगैरह देखें. डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन डिसॉल्व्स द प्रेसिपिटेट व्हेन डाइअमीन अर्जेंटेट कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड.
dilute nitric acid or hydrochloric acid neutralizes the excess of ammonia and the precipitate reappears because the equilibrium is shifted back. मतलब यहाँ इन्होंने ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करा कि अगर इस अमोनिया को मैं कंज्यूम करवा लूं, खर्चा करवा लूं, तो इक्विलिब्रियम विल गो बैकवर्ड. तो क्या डालने से ये वाइट प्रेसिपिटेट मुझे रीअपियर होंगे? तो आंसर इज aqueous HNO3. यहां अभी आपको मिला. आंसर इज O. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. क्या है? H2SO3 SN2 प्लस SN4 प्लस फॉर्मिंग SN2 प्लस. इसका मतलब है SN2 प्लस इज गेटिंग reduced and H2SO3 is sulfur plus 4 to H2SO4 sulfur plus 6, so it itself is getting oxidized. खुद का जो हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, और आप इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं तो किसी और को दे रहे हैं, उसका क्या होगा? रिडक्शन. आप किस चीज के एजेंट बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स फेंकने के. मतलब आप रिडक्शन करवाने के एजेंट हैं. तो खुद का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एजेंट हो गए रिड्यूसिंग एजेंट. खुद का रिडक्शन कराओगे मतलब दूसरों के इलेक्ट्रॉन खा जाओगे, तो उनका क्या करवाओगे? ऑक्सीडेशन. आप बन जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? H2SO3 is the reducing agent? Yes, because it undergoes oxidation. This statement seems to be correct. Right? बाकी ऑप्शन देख लें. H2SO3 is the reducing agent because it undergoes reduction. No, वो तो false है. SN4 plus is the reducing agent. No, उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा. इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. नो. SN4 प्लस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. ये फॉल्स है. तो आंसर बड़ा ही सिंपल है. फर्स्ट, सिर्फ लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, बाकी सवाल बड़ा सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम इन +6 oxidation state. Well, very simple. I have just shown you CrO2Cl2. ये होता है इसका अरेंजमेंट, एंड thus यहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसलिए क्रोमाइल क्लोराइड इज द आंसर. बाकी इन दोनों में मुझे लगता है क्रोमियम जो है वो +3 में है और मैंगनीज वहां पर +7 में प्रेजेंट है. ठीक, तो आंसर हियर इज फोर्थ. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह यस, 2016 का ये सवाल, जब काफी सारे लोग जो लैब मैनुअल को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे वो चोट खाए थे. ठीक, आइए देखें. द हॉटेस्ट रीजन ऑफ बुनसन फ्लेम शोन इन द फिगर बिलो इज. तो बुनसन बर्नर की ये जो फ्लेम है इसका पूरा कंटेंट आपको एनसीईआरटी लैब मैनुअल में प्रॉपर्ली दिया हुआ है. हमें इसे पढ़कर जाना है. मैनुअल आप पढ़कर जाएंगे. देखिए ये फ्लेम के पार्ट्स हैं A B C. लेट मी ड्रॉ इट. ये रफ आप समझें कि A B C ये पार्ट है, A D C ये है, और ये A B C ऐसा फ्लेम का पार्ट है. तो ये है नॉन ल्यूमिनस, ये मिडिल ब्लू कोन है, और ये इनर डार्क कोन है. ठीक, ल्यूमिनस मतलब रिड्यूसिंग, नॉन ल्यूमिनस मतलब ऑक्सीडाइजिंग. तो आउटर में बहुत सारा ऑक्सीजन का सप्लाई है, तो वो कैसे एक्ट कर रही है? अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन बनकर. ठीक, ये आपको पर्पलिश अपीयरेंस देगी. कंबशन ऑफ गैस यहाँ कंप्लीट होता है. जो सबसे अंदर होती है, ठीक, dark cone is not a flame but is filled with a mixture of unburned gas and air coming from the barrel. जो बिल्कुल निकल रहा होता है होल से, उसका कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर अनबर्न्ड गैस है और एयर जो अब आ ही रही है, बस जलना शुरू होगी, आप ये कहेंगे. ठीक, अब ये जो है बीच वाली जोन,
मिडिल ब्लू कोन नॉट एज हॉट एज आउटर कोन. आउटर कोन डेफिनेटली हॉटेस्ट होगा क्योंकि वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होंगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा. नॉट एज हॉट एज आउटर कोन बिकॉज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद द गैस. दिस कैन टेक ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द ऑक्साइड एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम. तो ये जो अंदर वाला है, मतलब ये जो AD वाला पार्ट है, इधर आपको रिड्यूसिंग फ्लेम नजर आ रही है, और ये जो आउटर है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है. तो जब मैं बोरैक्स स्पीड में आपसे बोली थी ना कि आपको बीट का कलर यहाँ और यहाँ नजर आएगा, तो अगर ये आपका तार है तो आप उसको इस जोन में रखेंगे तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम में रखा हुआ कहलाएगा, और आउटर में रखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा हुआ कहलाएगा. आइए आगे पढ़ते हैं. तो प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ बुनसन फ्लेम, द इनर डार्क कोन AEC, ये वाला, ठीक. दिस इज innermost dark cone which is just above the burner tube. It consists of unburnt gases. This zone is the coldest zone of the flame and no combustion takes place here. आप इसमें अगर उंगली भी रख देंगे आपको कुछ जलना नहीं है, कुछ भी आपको गर्मी फील नहीं होगी, ठीक. द मिडिल कोन ADCE और फिर A, ये वाले पार्ट की, ये पूरे पार्ट की बात हो रही है. दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम. दिस बिकम्स ल्यूमिनस, मतलब इसमें कार्बन के सस्पेंशन होंगे. व्हेन द एयर वेंट is slightly closed. Luminosity of this part is due to the presence of unburned carbon particles produced by decomposition of some gas. These particles get heated up to incandescence and glow but do not burn. मतलब अंगारे टाइप आपको लगेगा कि लाइट है ना. Since the combustion is not complete in this part, the temperature is not very high. Outer non-luminous mantle, कौन सा? ABCDE, ये बाहरी वाला जो कोन है. This is purplish outer cone. It is the hottest part of the flame. It is in direct contact with the atmosphere and combustion is quite complete in this zone. यहाँ combustion complete होगा. Bunsen identified 6 different regions in these 3 principal parts of the zone. The upper oxidizing zone, its location is in the non-luminous tip of the flame which is in the air. In comparison to inner portions of the flame, large excess of oxygen is present here and the temperature is not as high as in region C described below. It may be used for all oxidation processes in which highest temperature of the flame is not required. Upper reducing zone which is E, देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये E पॉइंट इन्होंने बताया है. ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ये F अभी हमने पढ़ा, अब हम ये इस E को पढ़ने वाले हैं, ठीक. This zone is at the tip of the inner blue cone and is rich in incandescent carbon, मतलब गर्म कार्बन होंगे वहां. It is especially useful for reducing oxides incrustations to the metals. Hottest portion of the flame is D. It is the fusion zone. चलिए D देखें. Where is D? ये रही D, ये वाली, ठीक. फ्यूजन जोन जहां पर आपको मिडिल कोन और आउटर नॉन लिमिस कोन का फ्यूजन हो रहा है वहां पर. सो it is the fusion zone. It lies at about 1/3 of the height of the flame and is approximately equidistant from inside and outside of the mantle. That is the outermost cone of the flame. Fusibility of the substance can be tested in this region. It can also be employed for testing relative volatility of substance or a mixture of substance. यहाँ पर रखकर हम volatile है या नहीं वो चेक करते हैं. Lower oxidizing flame, which is C. Lower oxidizing flame is somewhere. आइए ढूंढे, ये रही, ये. Okay, this is lower oxidizing flame. It is located on the outer border of the mantle near the lower part of the flame and may be used for the oxidation of substance dissolved in beads of borax or sodium carbonate, etc. Lower reducing zone, which is B. आइए देखें कहाँ गई लोअर रिड्यूसिंग जोन B. ये रहा, ये पॉइंट है ना. ये फ्लेम, इसको हटा देती हूँ, ये आपको अब क्लियर नजर आएगा. इस पॉइंट की बात करी जा रही है B की. क्या है?
It is situated in the inner edge of the outer mantle near to the mantle cone, to the blue cone, and here reducing gases mix with the oxygen of the air. It is a less powerful reducing zone than E and may be employed for the reduction of fused borax and similar beads. Lowest temperature A, which is closest है ना to the opening of the burner. Zone A of the flame has the lowest temperature. It is used for testing volatile substances to determine whether they impart color to the flame. तो ये है वो ए का पॉइंट. तो अब हम देखें तो हॉटेस्ट हमें यहां पर मिडिल में मिला है. हमसे यहां क्या पूछा था, हॉटेस्ट रीजन कौन सा है. अब आप देखकर खुद भी डिसाइड कर सकते हैं. ये देखिए ये फ्यूजन पॉइंट जहां पर इनर और आउटर ये सेकेंड और थर्ड वाले कर्व्स मिल रहे हैं. सो आंसर शुड बी थर्ड. आंसर इज थर्ड. रीजन 2 इज द आंसर. बट हाँ, ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल में गिवन इंफॉर्मेशन है, इसलिए सवाल इस तरह के और भी सवाल पूछना बिल्कुल जायज है. दे हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन. सो बिल्कुल आपको लैब मैनुअल अच्छे से पढ़ना है और वो आपको एनसीईआरटी की साइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. सोडियम एक्सट्रैक्ट इज heated with concentrated HNO3 before testing for halogens. ये थोड़ा ऑर्गेनिक में हम जब एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं वहां से अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर आपको पता है कि क्योंकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है और हैलोजन है, तो आपको मान लो आप NaCl चेक कर रहे हैं, आपको डालना है उसमें AgNO3 और AgCl प्रेसिपिटेट कराना है. दिस इज द टेस्ट फॉर हेलोजेंस. इफ क्लोरीन, इफ ब्रोमीन तो AgBr प्रेसिपिटेट होगा, इफ आयोडीन तो AgI प्रेसिपिटेट होगा, है ना. लेकिन इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम हेलोजेंस में टेस्ट करने से पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालकर हीट करते हैं. उसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहां ऐड कर लिया. तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसको आप डाइल्यूट HNO3 डालकर अच्छे से हीट इसलिए करते हैं कि अगर इसमें Na2S, अगर इसमें NaCN है तो ये इस HNO3 से ऑक्सीडाइज करके बाहर फेंक दिए जाते हैं. अदरवाइज ये AgNO3 के साथ Ag2S या AgCN के प्रेसिपिटेट बनाकर आपके हेलोजन के कन्फर्मेशन में टांग अड़ाएंगे, इंटरफियर करेंगे, तो इन्हें हमें बाहर निकाल के फेंकना होता है, इसलिए हम ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं. If nitrogen or sulfur is also present in compound, the sodium fusion extract is first boiled with concentrated nitric acid to decompose cyanide or sulfide of sodium formed during Lassinus test. These ions would otherwise interfere with silver nitrate test for halogens. आइए तो हम यहाँ पढ़ें तो sulfide and cyanide if present are decomposed and hence do not interfere in the test. Yes, this is the true statement. सो आंसर तो इसका 1 होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हम एनालाइज करेंगे. पहले इसको लिख दूं 1. बाकी क्या, सिल्वर रिएक्ट्स फास्टर विथ हैलाइड्स इन एसिडिक मीडियम, बकवास. Ag2S AgCN आर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम, बकवास. सिल्वर हैलाइड्स आर टोटली इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड, इस सबसे कोई मतलब नहीं. आंसर इज फर्स्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग reactions ZNO is present is respectively acting as A और N. चलिए पहली रिएक्शन देखते हैं. दिया है ZNO प्लस Na2O और बन रहा है Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट. ये है बेस, ये है सॉल्ट, पर सॉल्ट तो एसिड प्लस बेस से बनता है, तो ये है यहां एसिडिक ऑक्साइड. यस, बी, रिएक्शन बी क्या है, ZNO और CO2. CO2 तो है एसिडिक ऑक्साइड, बना रहे हैं ZnCO3 नामक सॉल्ट. तो एसिड है, सॉल्ट है, तो यहां ये क्या है, ये है बेसिक ऑक्साइड. तो रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना पड़ेगा. पहले ए में क्या है, एसिड. ए में क्या है, एसिड,
और एसिड, और बी में क्या है, बेस, तो आंसर इज 4. And you all know that zinc and zinc oxides are amphoteric. So here is the evidence that zinc oxide is a very well known amphoteric compound, and answer is 4. Next question. The products obtained when chlorine gas reacts with cold and dilute aqueous NaOH are. So with cold and dilute alkali, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, मतलब NaCl and NaOCl. वहीं पर अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज ले ली आपने, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो NaCl वैसा ही, लेकिन क्लोरीन गोज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NaClO3. ये किसके साथ, हॉट. अभी क्या पूछा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, राइट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आंसर इज 3rd, NaCl and NaClO. Let me write. Answer is 3rd. अगला सवाल. Sodium salt of an organic acid X produces effervescence with concentrated H2SO4. पहला पॉइंट कि ये जो भी सॉल्ट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप का होना चाहिए. ठीक, ये मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब एसिड रेडिकल्स को जब आप एनालाइज करते हो तो आप पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप है जिसमें आप कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, इन सब का टेस्ट करते हो एंड सो ऑन, है ना, उससे मैं बोल रही हूँ डाइल्यूट एसिड ग्रुप. वहीं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट. उसके अलावा यहाँ जो आंसर होगा वो. सो एक्स रिएक्ट्स विद द एसिडिफाइड aqueous CaCl2 solution to give a white precipitate, मतलब कैल्शियम के साथ उसका white precipitate बनना है which decolorises acidic solution of KMnO4. ओहो, मतलब उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है तभी तो KMnO4 को वो decolorize कर रहा है. It can be further oxidized. आइए करते हैं इसको. तो इसका आंसर डेफिनेटली ऑक्सलेट होने वाला है क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट BSC ग्रुप, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, वहां पर आप कैल्शियम को कंफर्म करते हैं बाय फॉर्मिंग ऑक्सलेट. वहां पर ये इंफॉर्मेशन होती है कि एसिडिफाइड एक्वस CaCl2 अगर आपने डाला और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो ऑक्सलेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का अपीयरेंस वहां बताया जाता है. खैर, इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with carbon monoxide gas is evolved in the preliminary examination with concentrated sulfuric acid, this gives indication about the presence of oxalate. ठीक, खैर यहां इन्होंने ऐसा नहीं मेंशन किया है, बस कहा है कि एफरवेसेंस, तो वो एफरवेसेंस किस चीज की होती है, CO2 और CO दोनों की. एसिडिफाई sodium carbonate extract with acetic acid and add calcium chloride solution of white precipitate, ये देखिए, of calcium oxalate insoluble in ammonium oxalate and oxalic acid solution indicate the presence of oxalate ion. दूसरा टेस्ट, KMnO4, filter the precipitate from test A, ये precipitate को filter करिए, add dilute H2SO4 to it followed by dilute KMnO4 solution and warm. Pink color of KMnO4 is discharged क्योंकि the oxalate is oxidized to CO2 and manganese +7 is reduced to +2. Pass the gas evolved through the lime water. White precipitate is formed which dissolves on passing the gas for some more time. ये CO2 को कंफर्म करने के लिए मेथड दे रहे हैं. बाकी अदरवाइज आंसर बहुत डायरेक्ट है. It has to be 4 because these are not the insoluble salts of calcium. The benzoate या formate या acetate ये सब soluble calcium salts होते हैं. आगे बढ़ाएं. A solution containing a group 4 cation. ग्रुप 4 में कौन कौन है, जिंक, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट, ये 4 लोग. gives a precipitate on passing H2S that is of no help because group 4 का reagent ही H2S है तो उससे कुछ खास हेल्प नहीं हो रही है. A solution of this precipitate in dilute HCl produces a white precipitate
विथ NaOH, मतलब उसका हाइड्रोक्साइड जो है वो व्हाइट अपीयर होना चाहिए. एंड अ bluish white precipitate with basic potassium ferrocyanide, the cation is zinc. ओके, ये देखिए, इफ ZnS को आपने HCl में डाला, जैसे उसने कहा है कि डाइल्यूट HCl, यू विल हैव जिंक क्लोराइड, डिजोल्व हो जाएगा, H2S रिलीज हो जाएगी. Now you add sodium hydroxide, it gives a white precipitate of zinc hydroxide, ये, which is soluble in excess of NaOH due to formation of Na2ZnO2. ठीक, this confirms the presence of zinc 2 plus ions, amphoteric nature of zinc. That is why it can be confirmed. ठीक, when potassium ferrocyanide solution is added to the solution after neutralization by ammonium hydroxide solution, a white or a bluish white precipitate of zinc ferrocyanide Zn2FeCN6. NCERT में यही फॉर्मूला दिया है. 2024 में जो एग्जाम आई थी उसमें थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला ऑप्शन में दिया गया था और इसीलिए ड्वेल की फाइनल हुई थी. NCERT में दिया हुआ है Zn2FeCN6. ठीक, दिस इज formed with basic potassium ferrocyanide. So answer is zinc. बाकी टेस्ट भी मैंने यहाँ अटैच कर दिए हैं कि जिंक, मैंगनीज और निकल, उनमें आपको क्या क्या और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं. ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर. ये डी ब्लॉक से रिलेटेड सवाल है, बट yes is quite important, so I just added here. We may discuss it again in D block. क्या है क्वेश्चन? Which one of the following ions does not liberate hydrogen gas on reaction with dilute acids? हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन की बात कर रहा है एसिड्स में. मतलब अगर H प्लस है वहां तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले और हाइड्रोजन गैस बनाए. ये लिबरेशन नहीं करवा पा रहा. इनमें से कौन सा मेटल आयन? ठीक, इस चारों में मेटल आयन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब ये इलेक्ट्रॉन दे तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? इसी तरह से ये M3 प्लस में जाए. तो M से M3 प्लस में जब ये इलेक्ट्रॉन देगा जागते, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है, ठीक, इस रिएक्शन की कॉम्बिनेशन की कुछ डेल्टा जी होगी. वो डेल्टा जी होगी माइनस NFE स्टैंडर्ड. ठीक, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि M2 प्लस से M3 प्लस जा सकता है या नहीं. हमारे ऑप्शंस जो हमें कह रहे हैं टिटेनियम 2 प्लस, 3D2 4s2 प्लस 2 मतलब 4s0, 3D2, यस इट कैन गो टू टिटेनियम 3 प्लस. तो ये तो रिएक्शन दिखा सकता है. क्रोमियम 2 प्लस, so if it is chromium 2 plus, it is 3D4 4s0. chromium 3 plus is 3D3 4s0. स्टेबल, ये तो बहुत आराम से इस एक्सचेंज को करेगा. दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. क्रोमियम भी आंसर नहीं हो सकता. मैंगनीज 2 प्लस अगर आप देखें तो इट इज 3D5 4s0. और अब ये D5 से मुझे इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, 3D4 4s0 में जाना पड़ेगा, तब मैं मैंगनीज 3 प्लस बना सकती हूं. बट इस हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन हटाना ये आसान नहीं है. सो ये रिएक्शन नहीं कर सकता. आंसर शुड बी Mn2 प्लस. खैर, वेनेडियम 2 प्लस भी चेक कर लेते हैं. वेनेडियम 2 प्लस प्लस 2 यानी 4s0. तो वेनेडियम 2 प्लस इज 3D3 4s0. इट विल गो टू 3D2 4s0. ये चेंज पॉसिबल है. सो ये भी आंसर नहीं हो सकता. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी 3. हाँ, इसे मैं NCERT के डेटा से भी सपोर्ट करूं कि ये जो वैल्यूज हैं, अब आप देखिए यहां पर 3 प्लस से 2 प्लस की बात हो रही है. ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये
टिटेनियम का नेगेटिव है, मतलब 2 प्लस से 3 प्लस विल बी पॉजिटिव। वेनेडियम का पॉजिटिव है, क्रोमियम का पॉजिटिव है। मैंगनीज का 3 प्लस से 2 प्लस का आना पॉजिटिव है, ये स्पॉन्टेनियस है, तो 2 प्लस से 3 प्लस विल बिकम -1.57 and if E standard will become -1.57, delta G will become positive and reaction will become invisible, वो नहीं होगी, and therefore the answer is third। ठीक, ये तो है यहां पर 2 प्लस से 3 प्लस के चेंज की बात की गई है, लेकिन एक ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है वो है 2 प्लस और 0, मतलब मेटल से मेटल 2 प्लस के बनने पर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन है जो मेटल से मेटल 2 प्लस बनकर एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकलवा सकता। उसका आंसर होता है कॉपर। Copper fails to liberate hydrogen gas from non-oxidizing acids because it cannot reduce H plus to hydrogen, because it cannot reduce H plus to hydrogen। ठीक, ये आप देख सकते हैं कॉपर का +2 से 0 उसका जो पोटेंशियल है वो है +0.34, बाकी सभी का नेगेटिव है। क्लियर? सो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कराता है, देन इट रिएक्ट्स, बट इट डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl। देखिए ऊपर HCl एसिटिक एसिड, नो रिएक्शन विथ H2SO4 HNO3, यस इट रिएक्ट्स। ठीक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इससे इन सवालों को अच्छे से समझें। आगे पढ़ते हैं। व्हेन मेटल M is treated with NaOH, a white gelatinous precipitate is obtained। इससे कुछ खास हेल्प नहीं मिल रही क्योंकि जिंक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एनर्जी। अभी भी ये तीनों दौड़ में शामिल हैं। ठीक, अब आप कहेंगे लेड तो यहां दिया नहीं है, यस दैट इज गुड इनफ फॉर अस। और कैल्शियम और आयरन वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाते नहीं है, दौड़ रह गई एल्यूमिनियम और जिंक की, ये दोनों अभी शामिल हैं। व्हेन कंपाउंड X, व्हाट वाज X? X इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो या तो वो है, अब ऑप्शंस को देखते हुए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या है वो जिंक हाइड्रोक्साइड। इज हीटेड स्ट्रांगली इट गिव्स ऑक्साइड, यस, इसमें मुझे Al2O3 मिलेगा और यहां मुझे ZNO, विच इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी एज एन एड्सॉर्बेंट। क्रोमेटोग्राफी एज एन, आंख बंद करके आंसर इज 2 बिकॉज एल्यूमिना इज यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट। आंसर इज 2, ZNO नहीं होता। वहां पे कौन इस्तेमाल होता है क्रोमेटोग्राफिक फिल्म में लेयर बनाने के लिए ऑफ एड्सॉर्बेंट? एल्यूमिना। सो आंसर इज Al2O3। ठीक, ये इसकी डिसॉल्व होने वाली रिएक्शन हमने यहां लिखी हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। फेरिक आयन, इस बार मैं पहले ही ध्यान दूं, इट इज Fe3+ गिव्स ब्लड रेड कलरेशन, अभी हमने करा था, यस ट्रू। ठीक, अभी हमने करा Fe3+ HCN- FeSCN2+। दूसरा, copper 2+ and nickel 2+ ions give black precipitate with H2S in presence of HCl. This is a second group cation का ग्रुप रिएजेंट है ये। ठीक, बट निकल 2+ is a फोर्थ ग्रुप आयन। अभी हमने जहां जिंक का सवाल किया वहां मैंने आपको बताया था फोर्थ ग्रुप में है जिंक, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट, और फोर्थ ग्रुप का जो रिएजेंट होता है वो H2S इन बेसिक मीडियम होता है बिकॉज देयर सल्फाइड्स हैव हायर Ksp टू रीच। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉपर 2+ आयंस गिव रेड कलर बोरैक्स बीड इन रिड्यूसिंग फ्लेम, दैट वाज करेक्ट। कॉपर 2+ रेड ओपेक है ना। Cu+1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी कंपाउंड होगा, ऑक्साइड वगैरह, बोरेट, मेटाबोरेट, वो रेड होगा। ठीक है। कॉपर 2+ आयन गिव्स चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दिस इज ट्रू। ठीक, ये देखिए CuSO4 विथ K4FeCN6 फॉर्म्स Cu2FeCN6, दिस इज अ
chocolate brown precipitate. So true, and thus answer for this question is true. ध्यान से पढ़ना है कि कॉपर और निकल दोनों उन्होंने उसी सवाल में मेंशन कर दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। When XO2 is fused with an alkali metal hydroxide in presence of an oxidizing agent such as KNO3, a dark green product, मतलब ऑक्सीडेशन कराया, ये जो है ये +4 ऑक्सीडेशन हो गई ना XO2, है ना, और इसको जब ऑक्सीडेशन कराया कुछ ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बना विच डिसप्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक सोल्यूशन टू अफोर्ड अ डार्क पर्पल सोल्यूशन। अगर आपने एनसीईआरटी डी ब्लॉक पढ़ा है तो वहां आपको KMnO4 की प्रिपरेशन बताई गई है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पायरोलुसाइट और MnO2, potassium permanganate is prepared by fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide। ये देखिए यहाँ O2 लिखा है, उसकी जगह वो कह रहे हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, तो इसमें आगे लिखा ही है एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, यहाँ O2 है। पर्पस इसका काम यही है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, तो ये +4 से आ जाता है +6 K2MnO4। ठीक, K2MnO4 ये होता है आपका डार्क ग्रीन। This produces the dark green K2MnO4 which disproportionate in a neutral or acidic solution to give KMnO4। ये आपको देगा पर्पल कलर +7 और ये वापस +4। ठीक, तो आंसर हुआ 4। आंसर 4। Read NCERT. I am in every lecture asking you to read NCERT। और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट है ना, PYQs of salt analysis from 2002 to 2018, that is almost 16 years, यहाँ हम ख़त्म करते हैं। ये देखिए, आप ऐसे देखेंगे या कई टीचर्स जो पढ़ाते हैं बहुत सारे रेडिकल्स वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी चॉइस ऑफ स्टडी को PYQ के आसपास बनाइए कि जिंक बार बार पूछा जा रहा है, लेड के बारे में क्या पूछा जा रहा है, एसिड्स के बारे में पूछा जा रहा है। ये अगर आप इनके आसपास इन रिएक्शंस को ही अगर आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करें, जैसे जिंक आज तक पता नहीं कितनी बार पूछा गया हुआ है। ठीक, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सवाल जाने कितनी बार आता है। तो ये सब अगर हम इन्हीं को ढंग से 2 या 3 बार कर लें और इसी की थ्योरी अच्छे से करें, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन जो भी मेंस में अपीयर हो। ठीक, तो ये आपके लिए एक डेटाबेस, एक आउटलाइन की तरह बनेगा, इसे ऐसे ही यूज करें। लेक्चर को एक से अधिक बार देखने की जरूरत हो बिल्कुल देखें, नो प्रॉब्लम। और हर बार की तरह फिर से रजिस्टर लेके बैठे, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलें। तो फिर मिलेंगे अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बट जाने से पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाते हुए जाएं। ठीक, और हमारे इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में जहां भी हो सके खूब शेयर करें। बाय बाय।